पंजाब में आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। कल तरनतारन में बलविंदर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी, जिसका शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने विरोध भी किया था। बलविंदर सिंह के परिवार ने आतंकी हमले की आशंका जताई है, क्योंकि इससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके थे। 1993 में राष्ट्रपति ने बलविंदर सिंह के परिवार की बहादुरी को देखते हुए शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। बलविंदर सिंह की मौत से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया है और विपक्ष अमरिंदर सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि हत्या की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया है। दरवाजा खोल के अंदर एंटर हो गए, इन्हों ने गोलियां मारियां। कितनी गोलियां लगी? ये तकरीबन 5 गोलियां लगी। हाँ, कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, हो जाएंगे जल्दी हो। सीसीटीवी कैमरे कट के वेख्या है कि 2 लड़के आए हैं बाइक पे ते वो ताबड़तोड़ हमले कर गोलियां चला के ते मार के सुट गए। सानू पुलिस से कोई भरोसा नहीं है। साडी मांग है, सानू इंसाफ चाहिदा है। शौर्य चक्र विजेता रहे बलविंदर सिंह की हत्या पर पंजाब में सियासत भी तेज हो गई है। उनको देशद्रोही ताकतों ने जो गोलियों से उन्हें मार दिया है, उनकी हत्या की गई है और उसके लिए पंजाब सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है। जल्दी ही खुलासा होगा और जितने भी मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे होंगे और मुजरिमों को पकड़ने के लिए पुलिस पार्टियों का गठन कर दिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को चाहिए कि यदि जांच कराई जाए, जिहड़ी एसआईटी बनाई है एक एक तथ्य की जांच करे। कड़े लोग इन्हां घटनावां दे पिछे ने, कौन लोग चाहते ने पंजाब के अंदर अशांति होवे, हिंसा के दौर नूं हवा कौन दे रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कठोर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार अपने कांग्रेसी लोगों को सिक्योरिटी कवर देती है, लेकिन शौर्य चक्र प्राप्त कॉमरेड बलविंदर सिंह जैसे लोग जिनकी जान को सही मायने में खतरा है, लेकिन उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। सो मैं समझता हूं कि बार बार पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी जब सिक्योरिटी कवर वापस ले लिए गए तो इस कत्ल के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और पंजाब पुलिस सीधे तौर के ऊपर जिम्मेवार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी की ट्रेड यूनियन और न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सफाई कर्मचारियों के बीच हुए विवाद ने हंगामे और तोड़फोड़ का रूप ले लिया। यह विवाद कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर हुआ, जिसके बाद गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने टीएमसी की ट्रेड यूनियन के दफ्तर पर हमला कर दिया। तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस ने सफाई कर्मचारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज के बाद वहां भगदड़ मच गई और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। दावा है कि हमले से नाराज टीएमसी की ट्रेड यूनियन के लोगों ने भी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन स्टेशन के सफाई कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिसमें एक कर्मचारी का सिर फट गया। स्टेशन के अंदर कई दूसरे दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। हमले में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये टकराव कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती के मुद्दे पर हुआ। आरोप है कि टीएमसी की ट्रेड यूनियन के लोग नए कर्मचारियों की भर्ती का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले ने हंगामे का रूप ले लिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने छात्र संघ चुनाव करवाने के साथ ही कई दूसरी मांग करते हुए प्रदर्शन किया और पोस्टर बैनर लेकर कॉलेज के बाहर एक सड़क पर पहुंच गए और वहां विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ चुनाव बहाल क्यों नहीं होते? इन छात्रों में कॉलेज में छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सवाल उठाए और प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कुलपति से इस्तीफे की मांग की। आज 3 जगह कैंपस चल रहा है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहकर आज छात्र वहां अपनी पढ़ाई कर रहा है, जहां स्कूल से भी कम सुविधाएं जो है उन छात्रों को दी जा रही है। इन छात्रों ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति की भी मांग की और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे जैसे ही निकले, उनका सामना पुलिस से हो गया।
और गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। 3 बदमाश फुटपाथ पर खड़ी बाइक पर बैठकर भागने लगे, लेकिन फुटपाथ से सड़क पर बाइक जैसे ही उतरी, पीछे बैठे 2 लड़के सड़क पर गिर गए। आसपास मौजूद लोगों ने बदमाशों को घेर लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उन पर लात और घूंसों की बरसात शुरू कर दी गई। आसपास के लोगों की भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि बाइक से भागने की कोशिश कर रहे तीनों बदमाश हथियारबंद थे, जो लोगों पर गोली भी चला सकते थे। लेकिन बिना डरे लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से बदमाशों की बाइक हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की टीमें भी तब तक मौके पर पहुंच चुकी थी, इसलिए बाइक सवार तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3-4 बंदों की फायरिंग करी है, उनको हॉस्पिटल ले गए। 3 बंदे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, राउंड अप कर लिए। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जल्दी सारे इनमें सारे राउंड अप कर लेंगे। पुलिस का दावा है कि लूट की घटना को अंजाम देने में 5 या इससे ज्यादा बदमाश शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार बदमाशों के जरिए उनके साथियों को भी दबोच लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ बदमाशों ने एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि 2 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें तब गोली मारी जब वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे, जिससे नाराज इलाके के व्यापारी वहां जुट गए और सड़क पर जैम लगाकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए और लोगों को संभालने की कोशिश की, लेकिन हत्या से नाराज लोगों का हंगामा बढ़ता चला गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जबकि कुछ पुलिस वाले हत्या के सबूत जुटाते हुए नजर आए और घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। उन्होंने मुझे आवाज मारी है, तो मुझे मेरे घर फोन करना, वो कोई गोली मारी। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना की जल्द जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सभी तथ्यों की छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र ही इसका अनावरण करके घटना खुलासा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। काफी देर तक समझाने के बाद हंगामा कर रहे व्यापारी भी शांत हो गए। महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की सबसे बड़ी नीलामी नवंबर महीने में शुरू होगी। न्यूज़ 18 के आशीष दीक्षित की रिपोर्ट है कि 10 नवंबर को दाऊद की 7 संपत्तियों की नीलामी की जाएगी और कोरोना की वजह से यह नीलामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कहा जा रहा है कि यह दाऊद की प्रॉपर्टी की अब तक की सबसे बड़ी नीलामी होने वाली है। दाऊद की इन संपत्तियों में 6 जमीन और 1 घर है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उसके पैतृक गांव खेड़ में। इसके अलावा दाऊद के गुर्गे रहे इकबाल मिर्ची की 2 संपत्तियों को भी नीलाम किया जाएगा। ये दोनों संपत्तियां मुंबई के सांता क्रूज में है। दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची की 2013 में लंदन में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार से लॉकडाउन हटाने के साथ ही बार और रेस्टोरेंट खोलने की मांग की। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कुछ इलाकों में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे नाराज ये कर्मचारी सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन लगाने का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल लोग अपने साथ बर्तन लेकर भी पहुंचे और उन्हें बजाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में बैनर, पोस्टर और शेफ की एक डमी भी लेकर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। वहां तैनात पुलिस वालों पर भी इन लोगों ने अंडे और आटा फेंका, जबकि कुछ लोगों ने हाथों में पकड़े बर्तन भी इन लोगों पर फेंक दिए। हालांकि वहां तैनात सुरक्षाकर्मी प्रदर्शन में शामिल लोगों को समझाते हुए नजर आए, जिसके बाद भी इन लोगों का प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख के लिए चल रही जंग तीसरे हफ्ते भी जारी है। इस जंग में दोनों ही देशों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आम लोगों को उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जंग अब फौजी ठिकानों से बढ़कर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आर्मेनिया ने अजरबैजान पर नागोर्नो कराबाख के एक अस्पताल पर हमले का आरोप लगाया। सामने आई तस्वीरों में अस्पताल की पूरी इमारत खंडहर में बदली नजर आई। हमले में वहां खड़ी कई एम्बुलेंस भी तबाह हो गईं। जमीन पर जगह जगह बम पड़े दिखाई दिए। बमबारी में न जाने कितने मकान और दूसरी इमारतें तबाह हो गईं। अजरबैजान ने भी आर्मेनिया पर उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें लपटों में घिरी नजर आईं। अजरबैजान के मुताबिक तारतार और गंजा जैसे शहरों में हुई बमबारी में उसके कई नागरिकों की जान चली गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर 18 नवंबर को सुनवाई होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट राजी हो गई, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने 1 लाख के इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया।
नक्सली के पास से बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 नंबर से टॉप करके इतिहास रच दिया, जबकि दिल्ली की आकांक्षा सिंह ने भी इस परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए, लेकिन उम्र के आधार पर शोएब को पहली रैंक दी गई। अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने सीएम योगी से फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या रखने की सिफारिश की, जिसके बाद जल्द ही फैजाबाद स्टेशन का नाम बदला जा सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की हवन पूजा के साथ नींव रखी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक मेडिकल स्टोर की रैक में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। आईपीएल में खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्विंटन डे कॉक ने नॉकआउट 78 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल में आज पहला मुकाबला 3:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। आईपीएल में आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक बस और पिकअप वैन में हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लखनऊ से पीलीभीत जा रही बस पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर के बाद बस सड़क किनारे एक खेत में जाकर पलट गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि बस में ज्यादातर यात्री पीलीभीत के रहने वाले थे। 7 लोगों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है और यहाँ से करीब 9 लोगों को हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। तमाम लोगों का यहाँ फर्स्ट एड चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर की जूट मिल इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकती है। हजारों लोगों को रोजगार देने वाली जूट मिल को चुनाव से ठीक पहले खोला तो गया, लेकिन मिल में प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। इसलिए मिल शुरू होने के बावजूद मजदूर बेरोजगार हैं। सब लोग घर पर बैठा हुआ है, भोजन के लिए सोचना पड़ता है। सब अच्छा बेरोजगार हो गया। अभी तक मजदूर कहीं भी 100-150 से ज्यादा नहीं लग रहा है। समस्तीपुर की जूट मिल खुल चुकी है, लेकिन मशीनें धूल फांक रही हैं। इन्हीं मशीनों से महज 3 साल पहले तक हजारों परिवार पला करते थे। अब कुछ लोग मिल में आने तो लगे हैं, लेकिन प्रोडक्शन शुरू नहीं होने की वजह से हजारों लोग अब भी बेरोजगार हैं। समस्तीपुर में पिछले कई सालों से ये जूट मिल सियासी मुद्दा रही है। 1 महीने पहले इस जूट मिल की दोबारा शुरुआत हुई, क्योंकि पिछले कई सालों से ये मिल बंद थी। आरजेडी आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले मिल को शुरू कर सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। सरकार का बिहार में उद्योग कल कारखाना को स्थापित करना, उसका विस्तार करना, उसको खोलने का कोई इरादा नहीं। समस्तीपुर के विधायक महेश्वर हजारी ही बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। उनका दावा है कि मिल के लिए सरकारी खजाने से पैसे जारी होने से पहले ही आचार संहिता लागू हो गई। 5 वर्षों के लिए है और मैं समझता हूं कि आचार संहिता के बाद तीव्र गति से 5000 जो हमारे यहाँ मजदूर है सबका सब काम मिलेगा। समस्तीपुर में जूट मिल का मुद्दा चुनाव में तूल पकड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में एक आतंकी ने सुरक्षा बल के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। ये 3 दिन पहले ही एक आतंकी संगठन के साथ जुड़ गया था और एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने इसे घेर लिया और सरेंडर करने का मौका दिया, जिस पर यह आतंकी सरेंडर को तैयार हो गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक जवान इस आतंकी की तरफ बढ़ा और वहां मौजूद दूसरे जवानों को भी गोली नहीं चलाने का आदेश दिया। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा, कोई फायर नहीं करेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुरक्षा बल के जवान ने इस आतंकी को अपनी तरफ बढ़ने को कहा और आतंकी भी बात मानते हुए उनकी तरफ बढ़ता चला गया। पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ। सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह एहतियात बरतते हुए इसके पास पहुंच गए और उसे ढांढस बंधाते हुए भी नजर आए। कोई और तो नहीं है? वेपन है? वही है? हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। और उसके पास पहुंचते ही उसे आराम से एक जगह पर बिठा दिया। कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है, तुम चिंता मत। जिसके बाद इस आतंकी के चाचा को बुलाया गया, जिन्होंने उसे जिंदा देखते ही गले लगा लिया और सुरक्षा बल के जवानों का भी शुक्रिया अदा किया।
वहां मौजूद जवानों ने आतंकी का ध्यान रखने और अगली बार ऐसा नहीं करने की भी सलाह दी। सारी गलती एसपी साहब से हमने रिक्वेस्ट किया है इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी पहले। इस आतंकी के पास से AK-47 राइफल भी बरामद की गई। पंजाब के मुक्तसर में एक दलित युवक के साथ हुई बदसलूकी की घटना के बाद उससे मिलने जा रहे बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिस पर वहां जमकर हंगामा हुआ। विजय सांपला ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की आड़ में उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए, जिस पर विजय सांपला का भी गुस्सा फूट पड़ा और वो पैदल ही पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकल गए। बीजेपी नेता का काफिला रोककर बैठे लोगों ने खुद को किसान बताते हुए केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध किया, लेकिन विजय सांपला ने इसे कांग्रेस की साजिश बता दिया। वो किसान नहीं है, वहाँ तो किसानों की आड़ में कांग्रेस ने रास्ता रोका हुआ है। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि विजय सांपला अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस पर प्रदर्शनकारियों और उनके समर्थकों के बीच बहस भी हुई। बात बढ़ती देख पुलिस ने विजय सांपला को हिरासत में ले लिया। इस पर उनके समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। गुंडा राज चलता है कांग्रेस का, और उस गुंडा राज की जड़ी तस्वीर तुसी सारे ने देखी है। हालांकि बीजेपी नेता का काफिला रोकने वाले लोगों ने खुद को भारतीय किसान यूनियन का सदस्य बताया और कांग्रेस से जुड़े होने के दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में कुछ लोगों ने जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने सरकारी योजनाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एक अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी के दफ्तर के बाहर एकजुट हो गए। हाथों में प्लेकार्ड लेकर पहुंचे ये लोग दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी वहां पहुंच गए और इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम की गाड़ी के आगे बैठे ये लोग वहां से हिलने को तैयार नहीं हुए और रोजगार सचिव को हटाने की मांग की। हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं। हंगामे की जानकारी मिलते ही इलाके के विधायक भी वहां पहुंच गए और लोगों की मांग को जायज बताया। कुल हम गांव के जो लोग हैं हमारे, उनके न्यायोचित मांग के साथ हम हैं। अधिकारियों और नेताओं के बीच बातचीत के बाद गांव के लोग शांत हुए और वहां से चले गए। देश भर में आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही मंदिरों की रौनक बढ़ गई। सुबह सूरज निकलने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन के लिए आना शुरू कर दिया है। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलीपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं कोरोना की वजह से मंदिरों में इस बार खास एहतियात बरता जा रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ सैनिटाइजर की भी सभी मंदिरों में व्यवस्था की गई है। पहले की तरह मंदिर अब भरा हुआ नहीं है, सुरक्षा के पूरे प्रबंध है। वहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री करी, सैनिटाइज किया, हमें वहाँ टेम्परेचर चेक किया, फिर अंदर आते ही जैसे हमने गेट के अंदर एंटर करने से पहले हाथों को सैनिटाइज किया। सेफ इज टोटली इन योर हैंड कि आप कितना सेफ रखते हो। जो नियम है आप उनका पालन करो, आप हमेशा सेफ हो। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो यू आर सेफ। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और सबसे बड़ी बात है कि सारे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन है। एक्चुअल में वर्क प्रोफाइल जो भी प्रोसेस है बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने लिखा कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का संचार करे। जय माता दी। चीन के 2 और प्रांतों में मौसम की पहली बर्फबारी होने से पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया। कुछ दिन पहले उत्तरी चीन के कुछ इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई थी और इस बार चीन के उत्तर पश्चिम में गंसू प्रांत बर्फ की चादर से ढक गया। इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। जिस हरी भरी घास को जानवर चरते थे वो भी बर्फ की सफेदी में छिप गई। वहीं चीन का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा भी बर्फबारी से अछूता नहीं रहा। वहां के सिचुआन प्रांत में सड़क पर 3 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। सामने आई एक तस्वीर में कुछ गाड़ियां बर्फ से ढकी भी दिखी। पेड़ तक अपनी हरियाली खो बैठे। मौसम की मार ऐसी पड़ी कि जानवर बर्फ झटककर ही पत्ते खाते नजर आए। चीन के शासन वाले शिनजियांग प्रांत से भी मिलती जुलती तस्वीरें देखने को मिली, बल्कि वहां तो बर्फबारी कैमरे में रिकॉर्ड होती नजर आई। भारी मात्रा में बर्फ गिरने की वजह से वहां तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कोरोना संकट के बीच यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया की वियना यूनिवर्सिटी ने छात्रों को पढ़ाने के लिए चर्च का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। महामारी की वजह से यूनिवर्सिटी के कैंपस में क्षमता से आधे छात्र ही पढ़ने आ रहे हैं।
और इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने बाकी छात्रों को चर्च का विकल्प दे दिया ताकि उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो और कैंपस से दूर होते हुए भी वो वहां बैठकर क्लास का हिस्सा बन सकें। चर्च में पढ़ने आए कई छात्र ऑनलाइन लेक्चर भी सुनते नजर आए। छात्रों को चर्च में फैली शांति काफी पसंद आई और उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस विकल्प की तारीफ भी की। Es ist sehr eine feine, entspannte Atmosphäre. छात्रों को वहां किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से हाई स्पीड वाले इंटरनेट का भी इंतजाम किया गया। Im Umfeld der Universität haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wo Studierende पढ़ाई के दौरान छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव में नक्सली बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि नक्सली आईईडी के जरिए न केवल राजनीतिक दल बल्कि सुरक्षा बल को भी निशाना बना सकते हैं और इसके लिए नक्सलियों के एक कमांडर की अगुवाई में खास प्लान भी तैयार हो चुका है। खबर है कि बिहार के 4 जिले मुंगेर, बांका, लखीसराय और जमुई निशाने पर हैं, जहां साजिश को अंजाम देने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ से नक्सली पहुंच भी चुके हैं। इनमें 5 कमांडर समेत 50 नक्सलियों के होने की खबर सामने आई है। नक्सल शीर्ष नेतृत्व के आला कमांडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में बिहार चुनाव ऐसा वक्त है जब नक्सल अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसी साजिश रच रहे हैं। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन अपनी ड्रोन सेना का वीडियो जारी करके भारत को एक बार फिर कीदड़ भपकी देने की कोशिश की है। यानी चीन जंग अपने सैनिकों से नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन से लड़वाने की तैयारी कर रहा है। और खबर है कि उसने भारत का सामना करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस सैकड़ों ड्रोन की एक सेना तक खड़ी कर दी है। सामने आए वीडियो में ये ड्रोन एक ट्रक से आसमान में लॉन्च होते नजर आए और सिर्फ जमीन से ही नहीं, ये ड्रोन आसमान में हेलीकॉप्टर से भी छोड़े जा सकते हैं। एक एक का ड्रोन छोड़े गए और आसमान में कई ड्रोन मंडराते दिखे। बताया गया कि ये ड्रोन दुश्मन की लोकेशन के हिसाब से अपनी जगह बदल भी सकते हैं और बिल्कुल सटीक निशाना साध सकते हैं। पिछले महीने चीन ने ग्रेनेड से हमला करने वाले एक दूसरे ड्रोन का वीडियो भी जारी किया था। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें चोरी की कार लेकर भाग रहा एक आदमी हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि उसने हाईवे पर ही किसी से वो कार चुराई और कुछ ही देर में पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई, जिसके डर से उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। बहुत देर तक वो अपनी रफ्तार से पुलिस को चकमा देता रहा। फिर एक जगह पुलिस की 2 गाड़ियां उसके काफी करीब पहुंच गई। खुद को बचाने के लिए कार चला रहे आदमी ने गाड़ी को दूसरी लेन में मोड़ दिया, जहां उसी रफ्तार में कई गाड़ियां दौड़ रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंची तो तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार के अगले हिस्से में आग लग गई। कार चुराकर भाग रहा आदमी घायल हालत में उसी के अंदर फंस गया। उसका पीछा कर रही पुलिस भी तुरंत वहां पहुंची और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा। गाड़ी चुराकर भाग रहे आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बताया गया कि कुछ देर उसका एक अस्पताल में इलाज भी करवाया गया। बढ़ते प्रदूषण के साथ पराली के धुएं से दिल्ली की जहरीली होती हवा के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने भी इस पर चिंता जताई है। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन लोकुर की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट अदालत को देंगे। ये कमेटी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखेगी और इस पर राज्य सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी अदालत को जानकारी देनी होगी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताते हुए दिल्ली में पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण को भी खतरनाक बताया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पराली जलाने पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है, लेकिन कई राज्यों में अब भी पराली जलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह की पुलिस की हिरासत से फरार होने पर हंगामा खड़ा हो गया। एक दिन पहले बलिया में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने धीरेंद्र सिंह को पिस्तौल के साथ दबोच लिया था और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस वाले आरोपी को पकड़े हुए दिखे। लेकिन पुलिस की दलील है कि इसके बाद आरोपी उसके चंगुल से निकलकर फरार हो गया, जबकि इलाके के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने ही आरोपी को वहां से भगाने में मदद की, क्योंकि एक दिन पहले जब बलिया में यह गोलीकांड हुआ उसके बाद आरोपी को आखिरी बार पुलिस की हिरासत में देखा गया था। विवेचन बाकी जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से, अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। गोलीकांड का मुख्य आरोपी बलिया की बैरिया सीट से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। धीरेंद्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। पुलिस ने इस गोलीकांड में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हालांकि मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह की तलाश जारी है। कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की। इस मामले में बलिया के एसडीएम और बैरिया क्षेत्र के सर्कल ऑफिसर समेत कई पुलिस कर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है और सरकार ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जांच का भी भरोसा दिया है। नवरात्र शुरू होने पर माता वैष्णो देवी के भवन को विदेशी फूलों से सजाया गया।
शारदीय नवरात्र शुरू होने के मौके पर माता वैष्णो देवी के भवन को विदेशी फूलों से सजाया गया और साथ ही रोजाना के श्रद्धालुओं की संख्या भी 2000 से बढ़ाकर 7000 कर दी गई। कोलकाता में एक 8 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान दमकल की 10 गाड़ियों ने आग बुझाई और इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। जर्मनी के पूर्व तानाशाह एडोल्फ हिटलर के यॉच एविसो ग्रिल से हटाए गए ग्लोब के आकार के बार को अमेरिका में नीलामी के लिए रखा गया है। बार के सामने 5 कुर्सियां लगी हैं और इसकी कीमत भारतीय रुपयों में 1 करोड़ 82 लाख रुपए रखी गई है। बार मैरीलैंड के एक घर में 70 सालों से रखा हुआ था। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली और बेटे महा अक्षय उर्फ मेमो के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप, धोखाधड़ी, धमकाने और जबरन अबॉर्शन कराने के आरोप में मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा में खुदाई के दौरान बन रही इमारत की एक दीवार गिरने से 2 मजदूरों की नीचे दबकर मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक घर से 12 फीट लंबा अजगर निकलने से सनसनी फैल गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पटना साहिब गुरुद्वारे जाकर दर्शन किए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में महागठबंधन का समर्थन करते हुए वहां आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की मांग की, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिदम्बरम के ट्वीट को शर्मनाक बताते हुए उन पर देश को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छात्रों को दिखाने से नाराज एक शख्स ने टीचर का सिर काट दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को मार गिराया। नर्मदा की गहराइयों में अद्भुत शिव संसार बसता है।